नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आरआरबी की तरफ से जो भी स्टाफ नर्स की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली है उसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर एक स्टार्ट की है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आज का पहला सवाल है, neonatal death occur within dash dash period. First week, option B soon after birth, option C 2 days and option D फर्स्ट डे। यहाँ पर टाइमर दिया है 10 सेकेंड से पहले आपको आपका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो है न्यूनेटल डेथ ऑकर, मतलब न्यूनेटल डेथ हम कितने ड्यूरेशन से पहले अगर होती है तो या कौन से ड्यूरेशन पे हम न्यूनेटल डेथ कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा विद इन फर्स्ट वीक। आप सभी को पता है न्यूनेटल ड्यूरेशन कितना होता है, या 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स की ड्यूरेशन में अगर किसी चाइल्ड की ड्यू टू एनी रीजन्स डेथ होती है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूनेटल डेथ। विद इन फर्स्ट वीक का जो भी लाइफ स्पैन होता है बच्चे का, उसमें अगर उसकी डेथ होती है तो ऑकरिन ड्यूरेशन में उसकी डेथ कंसिडर की जाती है। अगर उससे पहले उसकी डेथ होती है तो उसको अर्ली न्यूनेटल डेथ कंसिडर किया जाता है। आफ्टर 2 या 3 वीक्स के बाद में अगर उसकी डेथ होती है तो उसको क्या कहा जाता है, लेट न्यूनेटल डेथ। आई होप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आप अर्ली न्यूनेटल डेथ या ऑकरिंग ड्यूरेशन की डेथ या लेट न्यूनेटल डेथ, इसके ऊपर अगर आपको सवाल पूछे जाते हैं तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फॉर डैश डैश आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा। आप सभी को पता है कि प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा का 2 तरह के ग्रेविडाज होते हैं। प्राइमरी मतलब क्या, द मदर हु कंसीव फर्स्ट टाइम, या फर्स्ट टाइम जो भी वुमन डिलीवरी के लिए या बेबी डिलीवर कर रही है उसको हम प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेज जो होता है, हम सभी को पता है स्टेजेस ऑफ लेबर कितने होते हैं। अगर आपको पता है स्टेजेस ऑफ लेबर कितने होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। स्टेजेस ऑफ लेबर में जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें कितना ड्यूरेशन लगता है प्राइमरी ग्रेविडा मदर में। ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 आवर्स, ऑप्शन बी 11 आवर, ऑप्शन सी 8 आवर, ऑप्शन डी 6 आवर्स। आपका जो भी सवाल जो भी जवाब है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका जो सही जवाब बनेगा वो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर एक चार्ट दिया है, उसकी हेल्प से समझ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ लेबर मेनली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, बट यहाँ पर 3 कंसिडर किए गए। लास्ट स्टेज जो होता है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फर्स्टली जो भी प्राइमरी ग्रेविडा जो मदर होती है उसको 6 to 11 आवर्स के अराउंड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लगते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 11 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के नए नए क्वेश्चंस या विद एक्सप्लेनेशन जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप सभी को ऑल इंडिया मेडिकल एग्ज़ाम्स की हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको विद एक्सप्लेनेशन वो क्वेश्चंस की प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। और अगर आपको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझना है तो टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स का हमारा टेलीग्राम और इंस्टा चैनल है, वहाँ पे भी आप एक बार विजिट करके कॉन्सेप्ट चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पोजिशंस आर सीन इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये भी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के ऊपर पूछा गया सवाल है। ब्रीच प्रेजेंटेशन कितने बच्चों को पता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 8। आपका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यहाँ पे आपको जो 10 सेकंड्स का टाइम दिया था वो ख़त्म हो गया। आई होप आपने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो भी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी क्या, मतलब नॉर्मली जो बच्चा डिलीवर होता है वो कहाँ से होता है, हेड की तरफ से डिलीवरी, उसका बच्चे का डिलीवरी हेड की तरफ से होता है। बट बीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है या बच्चा जो भी जहाँ से डिलीवर होता है उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं।
जो बच्चे की प्रेजेंटेशन होती है वो फीट की तरफ से होती है, मतलब लेग्स की तरफ से होती है या हिप की तरफ से होती है, सो उसे कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो मोस्टली 3 तरह की प्रेजेंटेशन होती है, कंप्लीट प्रेजेंटेशन, इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन एंड फ्रैंक प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली कंप्लीट प्रेजेंटेशन मतलब जो भी बच्चे के लेग्स होते हैं वो मोस्टली हमें सर्विक्स जब भी डायलेट होता है तब हम जब भी पीवी करते हैं, पर वाजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, वो टाइम पे हमें उसके लेग्स पाल्पेट होते हैं या लेग्स को हम एग्जामिन कर सकते हैं। इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन यानी 1 लेग्स फोल्डेड होता है और 1 लेग्स पूरी तरह से एक्सटेंडेड होता है, उसे इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन कहते हैं। फ्रैंक प्रेजेंटेशन मतलब उसमें हेड का भी प्रेजेंटेशन नहीं होता और लेग्स का भी प्रेजेंटेशन नहीं होता, उसमें हिप जो होता है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है प्रेजेंटेशन पार्ट की तरफ से। सो इसे कहते हैं फ्रैंक प्रेजेंटेशन। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। देयर आर मेनली 3 पोजिशंस इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका तो जवाब सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी हेल्थ कैलेंडर होता है इसमें से 1 या 2 सवाल मोस्टली एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं जो कि जीके के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए जून 5th, अप्रैल 7th, मार्च 8th एंड मई 31st। आपके पास 10 सेकेंड्स है आंसर देने के लिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए। सो इसका जो सही जवाब है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड किया जाता है ऑन अप्रैल 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question in an emergency when the patient is unable to state his blood group, मतलब इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट खुद से उसका जो भी ब्लड ग्रुप है वो बता नहीं सकता, इट इज़ सेफर टू क्रॉस मैच विथ डैश डैश ब्लड ग्रुप। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, अनदर ब्लड ग्रुप है जिससे क्रॉस मैच कर सकते हैं? ऑप्शन ए बी निगेटिव, ऑप्शन बी ओ निगेटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ए निगेटिव। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए। सो उसके लिए एक यहाँ पर चार्ट दिया गया है, एक बार आप चार्ट अच्छे से देख लेना। सो यहाँ पर डोनर है और यहाँ पर रेसिपिएंट है। डोनर यानी पर्सन हु गिव्स द ब्लड और रेसिपिएंट यानी पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड। ओके, सो सपोज एक आध पर्सन है जो इमरजेंसी वार्ड में आता है, आप वहाँ पर स्टाफ नर्स एज ए पोस्टेड हो और वहाँ पर आपको वो पर्सन का ब्लड ग्रुप पता नहीं है, तो वो टाइम पे आप मोस्टली कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेफर करोगे क्रॉस मैच करने के लिए? सो यहाँ पर जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को। मतलब ए बी पॉजिटिव पर्सन जो होता है ही कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम एनी अनदर ब्लड ग्रुप्स पर्सन्स। ओके, और डोनर जो होता है वो होता है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो जवाब है वो होगा ऑप्शन बी ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो भी ब्लड ग्रुप होता है या ओ निगेटिव का जो भी ब्लड होता है वो किसी भी अनदर ब्लड ग्रुप के पर्सन से क्रॉस मैच करना सेफर साइड में होता है, जो कि प्रायोरिटी ऑन हम ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज बिटवीन। सो यहाँ पर पूछा है कि जो ह्यूमन की ईयर की हियरिंग कैपेसिटी होती है या रेंज होती है वो कौन से बैच के ड्यूरेशन में होती है? सो ऑप्शन ए 20 to 20,000 हर्ट्स, जो हम सभी को पता है जो भी जो साउंड होता है वो हर्ट्स में मेजर किया जाता है। सो ऑप्शन ए 20 to 20,000 हर्ट्स, ऑप्शन बी 50 to 500 हर्ट्स, ऑप्शन सी 200 to 2000 हर्ट्स, ऑप्शन डी 20 to 200 हर्ट्स। सो आपके पास 10 सेकेंड्स है आंसर देने के लिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए इसका सही जवाब। सो एक डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम समझ लेते हैं। सो बिलो 20 हर्ट्ज जो होता है, मतलब जो कि वेरी लो वॉल्यूम साउंड होता है,
वो सिर्फ एलिफेंट या जैसे बिग एनिमल्स होते हैं इंफ्रासाउंड से कंसिडर करते हैं। सो वो जो होता है वो लार्ज जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट, उनके लिए बिलो 20 हर्ट्ज़। और ह्यूमन का जो हियरिंग कैपेसिटी होता है या हियरिंग रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज़ टू 200 हर्ट्ज़ के ड्यूरेशन में या रेंज में ह्यूमन हर्ड कर सकते हैं। और आप सभी को पता है बैट जो होता है मतलब उसका जो हियरिंग कैपेसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 200 हर्ट्ज़ के ऊपर वो सुन सकता है। सो आप सभी को पता होगा कि बैट रात में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो मोस्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनको रात में जो हियरिंग कैपेसिटी होती है उनको एक्सट्रीम होती है। सो उनको अल्ट्रासाउंड्स बहुत दूर का भी जो आवाज़ है उनको अच्छे से या अच्छे से उनको सुनाई दे सकता है। सो ह्यूमन का जो हियरिंग कैपेसिटी होता है वो होता है 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में ह्यूमन की हियरिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this is not sign of preeclampsia? Option A proteinuria, option B pyrexia, option C high blood pressure, and option D edema. सो प्रीक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया दो कंडीशंस होती है मोस्टली। सो ये जो कंडीशंस होती है वो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर आती है। सो आई होप आप सभी को पता होगा कि इसमें कौन सा ऐसा साइंस है जो कि प्रीक्लाम्शिया में नहीं दिखाई देता। सो एक चार्ट है जिसमें देख लेते हैं प्रीक्लाम्शिया कंडीशन क्या होती है और उसमें कौन कौन से मोस्टली साइन दिखाई देते हैं। प्रीक्लाम्शिया मतलब इक्लाम्शिया एंड प्री मतलब इक्लाम्शिया की जो पहले कंडीशन होती है उसे प्रीक्लाम्शिया कंसिडर किया जाता है। प्रीक्लाम्शिया में जो वार्निंग साइंस होते हैं, प्रीक्लाम्शिया में जो साइंस ऑलरेडी हमें दिखाई देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि द पर्सन मे कैन सफ़र फ्रॉम इक्लाम्शिया इफ़ नॉट ट्रीटेड ऑन द टाइम। ओके, सो इसके जो ऑप्शंस है वो है इसके जो वार्निंग साइंस है वो है स्वेलिंग इन द फेस एंड बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पे या फेस पे ऐसे पफीनेस आना, स्वेलिंग होना, लोअर लिम्स में स्वेलिंग आना। देन उसके बाद एब्डोमिनल एंड शोल्डर पेन होना। देन नोशिया एंड वॉमिटिंग जैसे साइंस उनमें दिखाई देते हैं। देन लो यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट होता है लो हो जाता है। देन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिया, जो कि यूरिन जो होता है उसमें प्रोटीन की प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको प्रोटीनूरिया होता है। देन हाइपरटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर है वो जो 140 टू 190 या उससे ऊपर 160 टू 100 के आसपास वहाँ पर उनका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर दिखाई देता है। विजन चेंजेस, उनको ब्लरनेस आता है विजन में या दूर का दिखाई देने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। देन सीवियर हेडेक होता है। देन सडन वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी में रिटेन करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो यूरिन आउटपुट वहाँ पर दिखाई दे सकता है, जिससे कि अगर बॉडी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है या वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से अच्छे से बाहर नहीं निकल रही है, बॉडी का वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी का वेट गेन होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये सारे साइंस यहाँ पर प्रीक्लाम्शिया में दिखाई देते हैं। इफ़ दिस symptoms are not treated on the time then it may lead to eclampsia. Eclampsia is different condition. उसमें क्या होता है, पेशेंट को सीजर्स आते हैं और it may causes death threatening complications to the mother during delivery or maybe after the delivery of the baby. So इसका जो सही ये क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा है कौन सा ऐसा साइन है जो प्रीक्लाम्शिया में नहीं दिखाई देता, इसका जो सही जवाब है वो है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया यानी क्या? फीवर, मतलब एक्सेसिव पेशेंट को टेम्परेचर होता है उसे पायरेक्सिया कहा जाता है। सो इसका सही जवाब होगा पायरेक्सिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is the post maturity of pregnancy consider? post maturity of pregnancy हम सभी को जैसे कॉमन टर्म्स है प्री मैच्योर, पोस्ट मैच्योर। प्री मैच्योर मतलब क्या? जो एज ड्यूरेशन कंसिडर किया है उससे पहले, और पोस्ट मैच्योर क्या? जो भी ड्यूरेशन है उसके बाद। सो कौन सा कितने ड्यूरेशन के बाद हम प्रेगनेंसी जो है वो पोस्ट मैच्योरिटी कंसिडर करेंगे? सो ऑप्शन देख लेते हैं। आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर 42 वीक्स,
आफ्टर 41 वीक्स एंड आफ्टर 42 वीक्स। सो ऑप्शन जो भी है वो आपने देख लिए, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो इसका जो सही जवाब है वो है आफ्टर 42 वीक्स। प्रेगनेंसी दैट, मतलब जो भी प्रेगनेंसी होती है वो मोस्टली जो प्रेगनेंसी होती है वो 36 वीक्स या 36 वीक्स में 36 वीक का जो भी ड्यूरेशन होता है उसका, अगर उससे बियॉन्ड चली जाती है टिल 42 वीक्स, वी कैन कंसिडर एज अ नॉर्मल, बट इफ़ दिस मे गो बियॉन्ड दैट देर मे बी वी कैन कॉल इट एज अ पोस्ट मैच्योरिटी पीरियड। सो एस्टिमेटेड ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशन कब क्रिएट होती है, अगर आपको प्रॉपर LMP निकाली नहीं होगी या आपने प्रॉपरली लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट है वो आपको प्रॉपरली पता नहीं कि वो टाइम पे ये कॉम्प्लिकेशंस होती है। बट इन सम केसेस देयर मे बी अ डिले और it may take time for the delivery of the baby. In that cases we can go for the cesarean section to avoid the further complications. So इसका जो सही जवाब होगा वो पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी कंसिडर किया जाएगा कितने वीक्स के बाद, आफ्टर 42 वीक्स। So next question is dash dash is a permanent method of contraception. ओके, सो इसमें नीचे पूछा गया कि कौन सा ऐसा मेथड है वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए वैसेक्टोमी, ऑप्शन बी कॉन्डोम, ऑप्शन सी कॉपर डिवाइस एंड ऑप्शन डी बर्थ पिल्स। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए। बहुत से आसान सा सवाल है, अब सभी को इसका आंसर पता होगा। सो इसका जो सही जवाब है वो है वैसेक्टोमी। सो मोस्टली वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल कैंडिडेट्स में होता है, और वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट करके लाइगेट किया जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, जो भी वास्ट डिफरेंस होता है जो मोस्टली स्पर्म्स कैरी करते हैं टेस्टिकल्स की थ्रू, उनको वहाँ पर ब्लॉक किया जाता है या कट किया जाता है, जिससे कि उनका कनेक्शन पूरी तरह से सेपरेट हो पाए और जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ टैपेट स्पंजिंग। सो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के भीतर आने वाला सवाल है। टैपेट स्पंजिंग यानी क्या, आप सभी को पता है। सो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, वो जो वाटर लेते हैं हम टैपेट स्पंजिंग के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। 15 to 18 सेल्सियस, 18 to 25 सेल्सियस, 27 to 37 सेल्सियस एंड 40 to 45 सेल्सियस। इसका सही जवाब 10 सेकेंड से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप आप सभी ने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताया होगा। इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो 27 to 37 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली हम टैपेट स्पंजिंग कौन सी कंडीशंस में करते हैं, इफ़ पर्सनस हैव हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर पायरेक्सिया है, पेशेंट को फीवर है, वैसी कंडीशंस में उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मोस्टली हम टैपेट स्पंजिंग करते हैं। या पेशेंट्स अनेबल टू टेक बाथ बाय हिमसेल्फ, वैसी कंडीशंस में हम वहाँ पर पेशेंट की बॉडी को वाइप करने के लिए टैपेट स्पंजिंग का यूज़ करते हैं। सो उसके लिए जो वाटर लेते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 to 37 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग मिल्क। यहाँ पर पूछा है मिल्क जो होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए मोस्टली कौन सा मेथड बेस्ट है। ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी सिमरिंग, ऑप्शन डी फ्रीजिंग, ऑप्शन डी पाश्चराइजिंग। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा। मोस्टली हम सभी को पता है, हम हमारे घर में भी मिल्क को स्टरलाइज तो नहीं कर सकते, बट उसको मोस्टली यूज़ करने के लिए या उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं बॉइलिंग करने के बाद जो भी किल्स जर्म्स होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे किल हो जाते हैं, और किल होने के बाद मोस्टली वो स्टरलाइज ही कंसिडर कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सो इसका सही जवाब होगा बॉइलिंग। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। मोस्टली 2 different types of sterilizations in which heat, radiation and
filtration is the main categories, एंड इन केमिकल मेथड गैसेस एंड लिक्विड। आप वीडियो पॉज करके सारी जो भी टेक्निक्स है या जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन टाइप्स है वो एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टिल बर्थ इज यूज्ड आफ्टर डैश डैश वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। स्टिल बर्थ हम कितने वीक्स के बाद प्रेगनेंसी में कंसिडर कर सकते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 30। जो भी इसका जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 20। आफ्टर 20 वीक्स वी कैन कंसिडर इफ द बेबी डाइज इन द मदर्स वूम वी कैन count it at the stillbirth. Okay, so there may be a different reasons for the stillbirth of the baby, but question is to कौन सी कंडीशंस में हम उसको स्टिल बर्थ या कौन से ड्यूरेशन के आफ्टर उसे हम स्टिल बर्थ कंसिडर कर सकते हैं। तो उसका सही जवाब होगा 20। यहाँ पर दिया है देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम विद इन द प्लासेंटा इफ प्लासेंटा इज नॉट सिचुएटेड प्रॉपरली, और लूजनिंग ऑफ प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, देन जेनेटिक कंडीशंस होती है, या फीटस की जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है उसकी वजह से वहाँ पर दे मे बी अ चांसेस ऑफ स्टिल बर्थ ऑफ द बेबी और लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड सोर आर कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड डैश डैश। बेड सोर्स जो होते हैं वो लोकलाइज्ड कौन सी चीज़ों की वजह से होते हैं? ऑप्शन आर इस्चीमिया, ऑप्शन बी कंट्यूशन, ऑप्शन सी एक्सेस हीट, ऑप्शन सी फ्रिक्शन। सो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए। आप सभी को होता है बेड सोर किस चीज़ की वजह से होता है? सो दीज आर द मेन पार्ट्स जहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ईयर, बिलो ईयर, देन शोल्डर्स, हिप्स, एल्बो, हिप्स, थाइज, जो कि जहाँ पर मोस्ट बॉडी का जो प्रेशर होता है वो इन पार्ट्स पे सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बेड सोर होने के। और ये कुछ डायग्राम्स है उसके, जहाँ पर बेड सोर होने के बाद इस तरह से वूंड क्रिएट होते हैं। और बेड सोर के भी डिफरेंट टाइप्स है, स्टेजेस है, वो किसी अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो कि हमने पहले एक वीडियो में पूछा गया सवाल था, उसमें हमने ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर आपने अभी तक जो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो भी देख लेना। सो इसका जो सही जवाब है वो होगा इस्चीमिया। इस्चीमिया की वजह से वहाँ पर मोस्टली लोकलाइज इस्चीमिया होने की वजह से वहाँ पर मोस्टली बेड सोर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। च्यूइंग टोबैको मे कॉजेस, ये सब बहुत आसान सा सवाल है। सो टोबैको खाने की वजह से क्या होता है? इम्पेयर्ड विजन, डायरिया, ओरल कैंसर एंड अल्सर। आप सभी को इसका सही जवाब पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओरल कैंसर्स में मोस्टली साइंस कौन से दिखाई देते हैं? सो ये डायग्राम यहाँ पर दिया है। सो टोबैको च्यूइंग की वजह से मोस्टली ओरल कैंसर होता है। सो ओरल कैंसर में मोस्टली यहाँ पर आपको जो पैच दिखाई दे रहा है, ये वाले, ये जो पैच होते हैं, ये पैच आने के बाद मोस्टली पेशेंट्स में ये पैच पहले दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप मोस्टली टोबैको जो कंज्यूमिंग पेशेंट जो होते हैं वो टोबैको इस तरह से गम के साइड्स में उसको बहुत देर तक रखते हैं, जो कि ये जो पार्ट होता है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और जहाँ पे पेशेंट को टोबैको वजह से यहाँ पर ऐसे पैचेस या लीजन्स क्रिएट होते हैं, और पेशेंट को जो भी स्पाइसी फूड होता है, लाइट स्पाइसी फूड भी पेशेंट को बहुत तीखा लगने लगता है। देन उसके बाद अनदर साइंस टू आइडेंटिफाई द इफ पेशेंट इज वेदर इज सफरिंग फ्रॉम ओरल कैंसर और नॉट, टू insert a 3 fingers, ask patient to insert a 3 fingers in his mouth and widely open his mouth. If he is not able to open his mouth widely, then there may be a chances of patient may suffer from the oral cancers. Okay, और इस तरह से कुछ लीशंस वहाँ पे हो आफ्टर ट्रीटमेंट, इफ दे आर नॉट डिसअपियरिंग देन मे बी ए चांसेस ऑफ ओरल कैंसर्स। सो आई होप आप सभी को ये सवाल जो भी है इसका सही एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज कैरेक्टराइज बाय हेवी प्रोटीनूरिया, हाइपोअल्बुमिनिया एंड एडिमा। ऑप्शन ए
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी रीनल फेलियर, ऑप्शन सी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी एंड ऑप्शन डी नेफ्रेटिक सिंड्रोम। सो इसका जो आंसर है वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये जो लास्ट का जो भी क्वेश्चन है उसको हम किसी अगले वीडियो के फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए आपको इसका जो भी आंसर है वो फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो तब तक के लिए, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना, और आपका प्यार जो है वो हमारे साथ ऐसे ही बने रखना, और आपकी पढ़ाई अच्छे से चालू रखना। तब तक के लिए थैंक यू।